एक गांव में एक निहायत सादा और मेहनती किसान रहता था। वो अपनी जिंदगी खेतों में पसीना बहाकर गुजारता था। उसके पास ज्यादा दौलत तो नहीं थी, लेकिन वो अपनी छोटी सी जमीन से अपने घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलाता था। उसकी एक बीवी थी और 3 बेटे थे। वक्त गुजरता गया, किसान बूढ़ा हो गया, उसकी सेहत कमजोर पड़ती गई। आखिरकार वो बीमारी में मुब्तला हो गया। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती गई, यहाँ तक कि एक दिन वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। किसान की वफात के बाद घर में सोग की फिजा छा गई। बीवी अपने शौहर के गम में ज्यादा देर जिंदा न रह सकी और चंद ही दिनों में वो भी इस दुनिया से चली गई। यूं वो दोनों अपने पीछे 3 जवान बेटों को अकेला छोड़ गए। अब ये तीनों भाई बड़े हो चुके थे। उनके सामने सबसे बड़ा मसला अपने वालिदैन की छोड़ी हुई थोड़ी बहुत जायदाद का बंटवारा था। मगर मसला ये था कि हर एक अपनी सोच में बड़ा बन चुका था। जब जायदाद तकसीम करने का वक्त आया तो सबसे बड़े बेटे ने कहा, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए घर मेरे हिस्से में आएगा, ये मेरा हक है। दूसरा भाई खामोश न रह सका। उसने फौरन कहा, अगर घर तुम ले रहे हो तो फिर खेत मेरे हिस्से में आएंगे। जमीन से जो भी पैदावार होगी वो मेरी होगी। अब सबसे छोटा भाई हैरत से इन दोनों को देखने लगा। उसकी आंखों में सवाल था। उसने धीरे से पूछा, और मेरे हिस्से में क्या आएगा? तुम दोनों ने तो सब कुछ बांट लिया। ये सवाल सुनकर दोनों बड़े भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, चलो घर की तलाशी लेते हैं, शायद कोई और चीज मिल जाए जिसे हम बांट सके। उन्होंने पूरे घर की तलाशी लेना शुरू की। संदूक खोले गए, कोने खुदरों को देखा गया, पुराने बर्तन तक उलट पलट किए गए, मगर ज्यादा कुछ न मिला। आखिरकार उन्हें घर के ऊपर वाली मंजिल अटारी में एक पुराना मोटा और धूल से भरा हुआ रस्सा मिला। वो रस्सा काफी पुराना था, जैसे बरसों से वहां पड़ा हो। बड़ा भाई बोला, बस यही एक चीज बची है। दूसरा भाई हंसा और कहा, हाँ, ये रस्सा ही अब इसके हिस्से में आएगा। उन्होंने वो रस्सा उठाया और छोटे भाई के हाथ में देते हुए कहा, लो, ये तुम्हारा हिस्सा है, इसी से अपनी जिंदगी चलाओ, हमारे पास देने के लिए अब कुछ नहीं। छोटा भाई खामोश खड़ा रहा। उसने रस्से को देखा। वो रस्सा बज़ाहिर बेकार, पुराना और मामूली लग रहा था, लेकिन उसके दिल में कोई शिकायत न आई। वो एक खुश मिजाज और उम्मीद पसंद लड़का था। उसने मुस्कुरा कर कहा, अगर यही मेरा हिस्सा है तो ठीक है, मैं इसी से अपनी किस्मत बदल कर दिखाऊंगा। ये सुनकर दोनों बड़े भाई हैरान भी हुए और हंसे भी। उन्हें लगा कि छोटा भाई शायद जज्बात में बात कर रहा है। छोटे भाई ने वो भारी रस्सा अपने कंधे पर रखा, घर को आखिरी नजर देखा और अपने भाइयों को अलविदा कहा। जब वो गांव से बाहर निकला तो उसके दिल में कोई गुस्सा न था, न ही कोई हसरत। उसके अंदर सिर्फ एक चीज थी, यकीन और हौसला। वो चलता रहा, यहाँ तक कि गांव की हदें पीछे रह गईं और वो एक घने जंगल के करीब पहुंच गया। जंगल बहुत खामोश और खौफनाक था। दरख्त ऊंचे ऊंचे थे और परिंदों की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थीं। मगर छोटा भाई न डरा न रुका। उसने सोचा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे हाथ और मेरी अक्ल तो मेरे साथ है। ये सोचकर उसने रस्से को खोला और गौर से देखा। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने रस्से के कुछ धागे अलग किए और उनसे एक छोटा सा जाल बनाना शुरू किया। कुछ देर की मेहनत के बाद उसने एक सादा सा मगर मजबूत जाल तैयार कर लिया। उसी जाल की मदद से उसने जंगल में एक गिलहरी और एक खरगोश पकड़ लिया। फिर उसने लकड़ियां जमा की और उनसे एक छोटा सा पिंजरा बनाया। उसमें उसने दोनों जानवर महफूज कर लिए। अब उसके पास एक छोटा सा सरमाया बन चुका था। वो खुश हुआ और बोला, यही मेरा आगाज है, मैं देखूंगा कि ये रस्सा मुझे कहां तक ले जाता है। छोटा भाई अपना बनाया हुआ पिंजरा कंधे पर लटकाए जंगल के रास्ते आगे बढ़ता जा रहा था। उसके अंदर न तो खौफ था और न ही किसी किस्म की घबराहट। उसके पास जो कुछ भी था वो सिर्फ एक पुराना रस्सा, चंद जानवर और उसकी अपनी अक्ल थी। वो चलते चलते एक बड़े और खूबसूरत तालाब के किनारे पहुंच गया। ये तालाब आम तालाब नहीं था। उसका पानी बहुत साफ और गहरा था और उसके इर्द गिर्द घने दरख्त और झाड़ियां थीं। वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे ये जगह आम इंसानों की नहीं थी। छोटे भाई ने आराम करने के लिए तालाब के किनारे एक दरख्त के नीचे जगह बना ली। वो अभी अपने पिंजरे को देख ही रहा था कि उसके जहन में एक नया ख्याल आया। अगर मैं इस रस्से से और जाल बनाऊं तो मैं और ज्यादा जानवर पकड़ सकता हूं और उन्हें बेचकर अपनी जिंदगी बेहतर बना सकता हूं। ये सोचकर वो दोबारा जाल बनाने में मशगूल हो गया। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसी तालाब की गहराइयों में एक खतरनाक मखलूक रहती थी, एक ताकतवर जल राक्षस जो उस पूरे तालाब का मालिक था। जल राक्षस सदियों से वहां रह रहा था। वो अक्सर पानी की सतह पर आकर बाहर की दुनिया को देखता, लेकिन इंसानों से ज्यादा मेल जोल नहीं रखता था।
आज जब वो पानी की सतह पर आया तो उसने देखा कि तालाब के किनारे एक नौजवान बैठा हुआ कुछ बना रहा है। जल राक्षस हैरान हुआ। उसने सोचा, ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है? वो फौरन पानी के अंदर चला गया और अपने बेटे को बुलाया। उसने सख्त आवाज में कहा, बाहर जाकर देखो वो नौजवान क्या कर रहा है और ये भी मालूम करो कि वो यहाँ क्यों आया है। जल राक्षस का बेटा फौरन पानी से बाहर निकला। वो एक अजीब और खौफनाक शक्ल का मखलूक था जिसे देखकर आम इंसान डर जाता। वो सीधा छोटे भाई के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, ऐ नौजवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटे भाई ने आहिस्ता से सर उठाया। जैसे ही उसने उस मखलूक को देखा, वो फौरन समझ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई आबी मखलूक है। लेकिन वो डरा नहीं। उसने पुरसुकून आवाज में जवाब दिया, मैं यहाँ जाल बना रहा हूँ। मैं इस पूरे तालाब में जाल डालकर यहाँ के तमाम जानवर पकड़ूंगा। बेहतर है कि तुम लोग ये जगह छोड़ दो, वरना तुम भी मेरे जाल में फंस जाओगे। ये सुनकर जल राक्षस का बेटा घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि ये इंसान किस किस्म की बातें कर रहा है। वो फौरन वापस पानी के अंदर गया और अपने बाप को सारी बात बताई। जल राक्षस ये सुनकर परेशान हो गया। उसने कहा, अगर ये इंसान वाकई ऐसा कर सकता है तो हमें खतरा है, लेकिन हम आसानी से हार नहीं मान सकते। उसने सोचकर एक नई चाल चली। उसने अपने बेटे से कहा, वापस जाओ और उसे दरख्त पर चढ़ने की दौड़ का चैलेंज दो। हम उसे इसी में शिकस्त देंगे। जल राक्षस का बेटा दोबारा पानी से बाहर आया और बोला, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ दरख्त पर चढ़ने का मुकाबला करो। छोटा भाई मुस्कुराया। वो जानता था कि ये सब एक चाल है। उसने आराम से जवाब दिया, मैं बहुत मसरूफ हूँ, मेरे पास इन फजूल मुकाबलों का वक्त नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें इतना शौक है तो मेरे साथ मुकाबला मत करो, मेरे छोटे भाई से कर लो। ये कहकर उसने पिंजरे से गिलहरी निकाल दी। जैसे ही गिलहरी बाहर आई, वो बिजली की तरह दरख्त के तने पर दौड़ती हुई ऊपर चढ़ गई। चंद लम्हों में वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठी। जल राक्षस का बेटा हैरान रह गया। वो इतनी तेजी से कभी नहीं चढ़ सकता था। वो शर्मिंदा होकर वापस अपने बाप के पास गया। जल राक्षस ने कहा, कोई बात नहीं, अब उसे दौड़ने का चैलेंज दो, इस बार हम जरूर जीतेंगे। वो दोबारा गया और बोला, अच्छा, अब दौड़ का मुकाबला करो। छोटा भाई फिर मुस्कुराया और कहा, मैं तुम जैसे कामों में वक्त जाया नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम्हें दौड़ का इतना शौक है तो मेरे छोटे भाई से कर लो। और उसने पिंजरे से खरगोश निकाल दिया। खरगोश जैसे ही बाहर आया, वो तेजी से जमीन पर दौड़ने लगा। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो पलक झपकते ही नजरों से गायब हो गया। जल राक्षस का बेटा इस बार भी हार गया। जल राक्षस का बेटा जब दोबारा शिकस्त खाकर वापस आया तो उसके चेहरे पर घबराहट और शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी। उसने अपने बाप को सारी बात बताई कि किस तरह वो नौजवान हर बार अपनी अक्ल से उसे हरा देता है। जल राक्षस कुछ देर खामोश रहा, फिर गहरी सोच में डूब गया। आखिरकार उसने सख्त लहजे में कहा, ये इंसान सिर्फ अक्ल से खेल रहा है, मगर अब हम उसे उसकी कमजोरी पर मारेंगे। अब तुम उसे कुश्ती यानी हाथापाई का चैलेंज दो। इस बार तुम अपनी ताकत से उसे शिकस्त दोगे। जल राक्षस का बेटा इस बार पूरे इत्मीनान हो गया। उसे लगा कि जिस्मानी ताकत में वो किसी भी इंसान से ज्यादा ताकतवर है। वो दोबारा तालाब के किनारे आया। उसका अंदाज पहले से ज्यादा सख्त और गुस्से वाला था। उसने बुलंद आवाज में कहा, ऐ नौजवान, अगर तुम वाकई बहादुर हो तो मेरे साथ कुश्ती लड़ो। देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। छोटा भाई अभी भी दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। वो ना घबराया और ना ही अपनी जगह से उठा। उसने आराम से ऊपर देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे साथ वक्त जाया नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम्हें कुश्ती का इतना ही शौक है तो मेरे साथ मत लड़ो, मेरे दादा से लड़ लो, वो थोड़ा आराम कर रहे हैं। ये कहते हुए उसने झाड़ियों की तरफ इशारा किया। झाड़ियों में दरअसल एक बहुत बड़ा और खौफनाक रीछ सो रहा था। जल राक्षस का बेटा ये समझा कि शायद वाकई वहां कोई बूढ़ा आदमी आराम कर रहा है। वो खुद को बहुत बहादुर समझते हुए झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो झाड़ियों के करीब पहुंचा, रीछ की आंख खुल गई। वो एक बहुत बड़ा, ताकतवर और गुस्से वाला जानवर था। जैसे ही उसने अजनबी मखलूक को अपने करीब देखा, वो फौरन खड़ा हो गया और जोरदार गुस्से में दहाड़ा। पूरा जंगल उसकी आवाज से गूंज उठा। जल राक्षस का बेटा एक लम्हे के लिए सहम गया, लेकिन फिर उसने हमला करने की कोशिश की। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रीछ ने फौरन उस पर हमला कर दिया। उसके पंजे इतने ताकतवर थे कि वो एक ही झटके में उसे जमीन पर गिरा देता। दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो गई। झाड़ियों से टूटने की आवाजें आने लगी।
जमीन हिलने लगी, परिंदे उड़ गए, पूरा माहौल खौफनाक हो गया। जल राक्षस का बेटा पूरी ताकत लगा रहा था, मगर रीछ के सामने वो कमजोर पड़ता जा रहा था। रीछ हर हमले का जबरदस्त जवाब दे रहा था। आखिरकार वो बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके जिस्म पर गहरे जख्म आ गए और वो मुश्किल से जान बचाकर वहां से भाग निकला। वो सीधा अपने बाप के पास पहुंचा, हाँफता हुआ जख्मी हालत में। जल राक्षस ने जब अपने बेटे को इस हालत में देखा तो समझ गया कि मामला बहुत संजीदा है। उसने धीरे से कहा, ये इंसान आम नहीं है, हम इसे ताकत से नहीं हरा सकते, अब हमें सोच बदलनी होगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक नया फैसला किया। हमें इससे लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसे खरीदना चाहिए। इसे पैसे देकर यहाँ से दूर भेज दो। जल राक्षस का बेटा दोबारा नौजवान के पास गया, लेकिन इस बार उसका अंदाज बदल चुका था। न गुस्सा था, न गुरूर, बस एक दरखास्त थी। उसने कहा, हम समझ गए हैं कि तुम बहुत ताकतवर और चालाक हो, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। बताओ, तुम हमारे तालाब को छोड़ने के लिए क्या चाहते हो? हम तुम्हें पैसे देने को तैयार हैं। छोटा भाई ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। उसने आराम से कहा, अगर ऐसा है तो फिर बहुत आसान बात है, मेरी एक शर्त है। जल राक्षस का बेटा बोला, क्या शर्त है? छोटे भाई ने अपनी टोपी उतारी और कहा, बस मेरी ये छोटी सी टोपी सोने के सिक्कों से भर दो, फिर मैं ये जगह छोड़ दूंगा। जल राक्षस का बेटा हैरान रह गया, लेकिन उसे ये शर्त बहुत आसान लगी। वो फौरन वापस गया और अपने बाप को बताया। जल राक्षस खुश हो गया और फौरन सोने के सिक्के देने का हुक्म दिया। उन्हें लगा कि ये इंसान बहुत सादा है, बस एक टोपी के बदले चला जाएगा। इधर छोटा भाई खामोशी से बैठा अपनी चाल तैयार कर रहा था। वो जानता था कि असल खेल अभी शुरू हुआ है। उसने चुपके से अपनी टोपी में एक छोटा सा सुराख कर दिया। फिर वो तालाब के करीब एक जगह गया और जमीन में एक गहरा गड्ढा खोद दिया। इस गड्ढे को उसने इस तरह छुपाया कि किसी को नजर ना आए। फिर वो वापस आकर बड़ी बेफिक्री से बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जल राक्षस का बेटा सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बड़ा बर्तन लेकर आया। उसने सुकून से कहा, ये लो, तुम्हारी शर्त पूरी कर दी गई है, अब अपना वादा पूरा करो और यहाँ से चले जाओ। छोटे भाई ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा, लेकिन पहले टोपी तो भरने दो। और उसने अपनी टोपी जमीन पर रख दी, बिल्कुल उस गड्ढे के ऊपर जिसे उसने पहले खोदा था। जल राक्षस का बेटा सोने के सिक्के डालने लगा। जैसे ही सिक्के टोपी में गिरते, वो नीचे छुपे हुए गड्ढे में चले जाते। कुछ देर में पूरा बर्तन खाली हो गया, लेकिन टोपी फिर भी खाली नजर आ रही थी। जल राक्षस का बेटा हैरान हो गया। वो फौरन वापस गया और बोला, ये क्या बात है, पूरा बर्तन डाल दिया लेकिन टोपी तो अभी भी खाली है। जल राक्षस ने यह सुनकर दांत पीसे, लेकिन वो मजबूर था। उसने कहा, कोई बात नहीं, एक और बर्तन ले जाओ, ये इंसान ज्यादा मांग नहीं रहा, बस जल्दी इससे जान छुड़ाओ। दूसरा बर्तन भी लाया गया, उसमें भी सिक्के डाले गए और वो भी नीचे गड्ढे में चले गए। टोपी फिर भी खाली रही। तीसरी बार भी यही हुआ। जल राक्षस का खजाना कम होता जा रहा था, लेकिन टोपी भरने का नाम नहीं ले रही थी। अब जल राक्षस घबरा गया। उसने कहा, ये टोपी नहीं, कोई जादू है, लेकिन अब हम पीछे नहीं हट सकते, इसे हर हाल में भरना होगा। आखिरकार जब तीसरा बड़ा हिस्सा सोने का नीचे गड्ढे में भर गया, तब जाकर ऊपर टोपी भरना शुरू हुई। जल्दी ही टोपी सोने के सिक्कों से लबरेज हो गई। छोटे भाई ने सुकून से कहा, बस अब मामला पूरा हुआ, मैं अपना वादा पूरा करता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और दोबारा कभी इस तालाब के करीब नहीं आऊंगा। जल राक्षस का बेटा खुश हो गया और फौरन पानी में चला गया। उसे लगा कि वो एक बड़े खतरे से बच गए हैं, लेकिन असल हकीकत कुछ और थी। जैसे ही सब वापस चले गए, छोटा भाई फौरन अपनी टोपी उठाकर उसके नीचे खोदा हुआ सारा सोना निकालने लगा। वहां एक बहुत बड़ा खजाना जमा हो चुका था। उसकी आंखें चमक उठी। उसने सारा सोना महफूज तरीके से अपने थैलों में भर लिया। फिर वो अपना पुराना रस्सा और पिंजरा भी साथ ले लिया और गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर वो सोचता रहा, अक्ल और सब्र के सामने ताकत हमेशा हार जाती है। कुछ दिन बाद वो अपने गांव पहुंचा। उसने एक बड़ा और खूबसूरत घर खरीदा, नौकर रखे, बाग लगाया और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। अब वो गांव के अमीर तरीन लोगों में शुमार होने लगा। जब उसके बड़े भाइयों को उसकी दौलत का इल्म हुआ तो वो हैरान रह गए। वो फौरन उसके पास आए और पूछा, ये सब तुम्हें कैसे मिला? तुम तो सिर्फ एक पुराना रस्सा लेकर गए थे। छोटा भाई मुस्कुराया और कहा, इसी रस्से ने मेरी तकदीर बदल दी। मैंने इसी से जाल बनाया, जानवर पकड़े और फिर अपनी अक्ल से सारा खेल जीत लिया। ये सुनकर बड़े भाई हसद में मुब्तला हो गए। उन्होंने वही रस्सा मांगा और छोटा भाई बिना किसी शक के उन्हें दे दिया, लेकिन वो दोनों कभी वापस ना आए। गांव वालों ने बहुत तलाश किया, मगर उनका कोई पता न चल सका। वक्त गुजरता गया। छोटा भाई अब पहले से ज्यादा समझदार और नेक दिल हो गया।
उसने अपनी दौलत सिर्फ अपने लिए नहीं रखी, बल्कि गरीबों की मदद की, बच्चों के लिए स्कूल बनाया और गांव में कुआं भी खुदवा दिया। अब लोग उसे सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि एक अक्लमंद और नेक इंसान के तौर पर जानने लगे। और यूं इस कहानी का सबक ये बना, दौलत नहीं, अक्ल और अच्छे फैसले इंसान को कामयाब बनाते हैं, और लालच हमेशा तबाही लाता है।